dear students, I hope you are safe at your home. आज हमारा टॉपिक है नाउन केस. केस मीन्स कारक. हम हिंदी ग्रामर में भी पढ़ते हैं. ये हिंदी ग्रामर में 8 होते हैं कारक, लेकिन हमारे इंग्लिश में केवल 4 ही हैं. पर ये 4 भी 8 से ज़्यादा हार्ड है थोड़े, क्योंकि केस के बारे में हम बहुत कम पढ़ते हैं. इसलिए अभी तो हमारे पास टाइम है, तो आज हम ये टॉपिक कर लेते हैं. केस इंग्लिश में ब्रीफली मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि केस 4 होते हैं. नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और वोकेटिव केस. इन चारों के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे आज. सबसे पहले नॉमिनेटिव केस जो है, इसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है. दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, और ये 2 होते हैं. बहुत कम सुना होगा आप लोगों ने. ऑब्जेक्टिव केस जो है 2 होते हैं, डेटिव केस और एक्यूजेटिव केस. डेटिव केस और एक्यूजेटिव केस. पजेसिव केस, जिसे जेनेटिव केस भी कहा जाता है. और फोर्थ आता है हमारा, फर्स्ट हमारा नॉमिनेटिव जिसे सब्जेक्टिव कहते हैं, सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव जिसके 2 पार्ट होते हैं, डेटिव केस और एक्यूजेटिव केस. थर्ड पॉइंट आपका है पजेसिव केस, जिसे जेनेटिव केस भी कहा जाता है. और फोर्थ आपका है वोकेटिव केस. इस तरह से हमारे 4 केसेस होते हैं. इसमें फंक्शन एंड रिलेशन, केसेस के फंक्शन एंड रिलेशन, हमारे सेंटेंस में केसेस के फंक्शन और उनसे क्या संबंध है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे. पहले ये केस होता क्या है, इसका काम क्या है, सबसे पहले तो इसके बारे में हम जानकारी लें. तो ये है, किसी भी सेंटेंस में नाउन का केस, किसी भी सेंटेंस में नाउन का केस उस सेंटेंस के नाउन की पोजीशन को बताता है. आई रिपीट माय पॉइंट. किसी भी सेंटेंस में नाउन का केस उस सेंटेंस के नाउन की पोजीशन को बताता है. और इसके अलावा नाउन की पोजीशन को तो बताता है, इसके अलावा नाउन किसी भी सेंटेंस में 2 तरह से और काम फंक्शन करता है. इसके अलावा ये तो है ही इसका कि वह सेंटेंस में उसकी पोजीशन को बताता है, और दूसरा इसका काम है कि वह उसके इसमें 2 तरह से फंक्शन और करता है. और वो 2 तरह के फंक्शन कौन से हैं, ये ध्यान से देखो. कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, क्योंकि कई बार हम बात करते हैं कि जब हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल, इस तरह से कॉम्प्लीमेंट का भी कार्य करता है, मीन फंक्शन करता है. कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब और केस इन अपोजिशन टू नाउन. सेकंड पॉइंट है हमारा केस इन अपोजिशन टू नाउन. तो ये चारों पॉइंट है. केस होता क्या है, इसका फंक्शन और रिलेशन क्या होता है सेंटेंस में, चारों के चारों पॉइंट के बारे में हम एक एक की पूरा डिटेल हम अब करेंगे. तो सबसे पहले आपका आता है नॉमिनेटिव केस. ये आपके चारों पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं. अब हम एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे. आपका सबसे पहला पॉइंट है नॉमिनेटिव केस. फर्स्ट आपका है नॉमिनेटिव केस. व्हेन ए नाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, व्हेन ए नाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. इसमें जब किसी सेंटेंस में नाउन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, जब किसी सेंटेंस में नाउन जो है, नाउन में जो वर्ब है, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है,
तो उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। नॉमिनेटिव यानी किसी का नाम, इट मीन्स सब्जेक्ट के रूप में। तो जब किसी सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो ये नॉमिनेटिव केस होता है, और ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, वर्ब से पहले। इट मीन्स हमारा जब भी कभी कोई हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमारा सब्जेक्ट होता है, और ये जो सब्जेक्ट होता है अगर किसी का नाम है तो ये नॉमिनेटिव केस के उसमें आ जाएगा। तो इट मीन्स सब्जेक्ट के सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। अब सेकंड पॉइंट हमारा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का आता है। तो ये दूसरा पॉइंट हमारा इसमें ये होता है कि ये वर्ब से पहले आता है। इट यूजुअली comes before the verb, comes before the verb। एक बार ध्यान से देखो, जब किसी सेंटेंस में नाउन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, इट मीन्स कार्य करता है, तो उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, वर्ब से पहले आता है, कि सेंटेंस जो हमारा मेन काम है, मेन वर्ब है, उससे पहले आता है। इट मीन्स सब्जेक्ट तो पहले ही आएगा, तो ये इससे पहले आता है। इट यूजुअली कम्स बिफोर द वर्ब। फिर है सेंटेंस देखिए, एक राम राइट्स ए लेटर। इसमें लिखने का काम कौन कर रहा है? इसमें राइट्स क्या है? वर्ब है। राम क्या है? सब्जेक्ट है। इसमें लिखने का काम हो रहा है, क्योंकि इसमें ये जो राम है ये लिख रहा है। क्या लिख रहा है? एक लेटर लिख रहा है, तो इसमें लिखने का काम हो रहा है। तो राइट वर्ब है और राम यहाँ लिखने का काम कर रहा है। तो यहाँ इस सेंटेंस में राम जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। तो राम सब्जेक्ट यहाँ कौन सा केस बनता है? नॉमिनेटिव केस में हुआ। राम का जो यहाँ है, जो राम सब्जेक्ट है, ये हमारे यहाँ नॉमिनेटिव केस में आता है। और इसी तरह से दूसरा सेंटेंस ले लीजिए इसी का, राधा इज ए गुड गर्ल। राधा इज ए गुड गर्ल। अब इसमें राधा क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या है? नॉमिनेटिव केस में आता है। राधा सब्जेक्ट है, और यही सब्जेक्ट क्या है? नॉमिनेटिव केस। तो इस तरह से सेंटेंस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो सब्जेक्ट होता है, वही हमारा नॉमिनेटिव केस होता है। इसको पहचानने के लिए, नॉमिनेटिव केस को पहचानने के लिए अगर हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं, वो अभी मैं लिखती हूँ क्या क्वेश्चन करते हैं, और जब उसका जो आंसर मिलता है तो उसमें जो आंसर होता है वही हमारा नॉमिनेटिव केस का पॉइंट होता है। नॉमिनेटिव केस को पहचानने के लिए अगर हम वर्ब के साथ हु या व्हाट करके, वर्ब के साथ हु या व्हाट करके क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि हु राइट ए लेटर, जैसे लिखा था ना राम राइट्स ए लेटर, तो अगर उसमें हम इसी के साथ क्वेश्चन पुट अप करते हैं, उस वर्ब के साथ क्वेश्चन करते हैं कि हु राइट्स ए लेटर, तो जो हमें आंसर मिलता है उस पॉइंट पे, जो हमें आंसर मिलता है वह हमारा सब्जेक्ट होता है, मीन्स नॉमिनेटिव केस का नाउन होता है। जैसे राम राइट ए लेटर, तो इसके लिए हम वर्ब के साथ में क्या करेंगे? हु या व्हाट करके करेंगे। तो यहाँ हु राइट्स ए लेटर, तो हम कहें कि हु राइट्स ए लेटर, तो यहाँ हमें आंसर क्या मिलेगा? आंसर मिलता है राम राइट्स ए लेटर। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हुआ? राम, और हमारा सब्जेक्टिव इट मीन्स नॉमिनेटिव केस में राम का पॉइंट आता है। ये हमारा था नॉमिनेटिव केस। अब दूसरा पॉइंट है आपका ऑब्जेक्टिव केस, जिसके दो पार्ट होते हैं, डेटिव केस और एक्यूजेटिव केस। और एक पॉइंट और इसमें बीच में आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, डेटिव केस और एक्यूजेटिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस सेकंड पॉइंट है आपका ऑब्जेक्टिव
केस। ऑब्जेक्ट केस जो है, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट तो आप पहले से ही जान चुके हो। एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा, सीता gave me a pen। अब इसमें सीता तो सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है। एक तो मी ऑब्जेक्ट होता है और एक ए पेन ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे पॉइंट्स जब आते हैं तो उसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इसका एक पॉइंट है, वो ये है कि एक तो लिविंग होता है और एक नॉन लिविंग होता है। जो लिविंग होता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो नॉन लिविंग होता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसमें पहचानने के लिए एक बार फिर से ध्यान से देख लो कि जो हमारा लिविंग होता है, सजीव होता है, वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो निर्जीव होता है, नॉन लिविंग होता है, वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इसी सेंटेंस में देख लीजिए, मी क्या है, लिविंग, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ए पेन नॉन लिविंग, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले दो ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको पहचानने के लिए कैसे हम आइडेंटिफाई करें, ये मैंने आपको बता दिया है। डबल ऑब्जेक्ट के लिए हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा डायरेक्ट होता है, कौन सा इनडायरेक्ट होता है और इसकी जो है इसकी जगह कौन सी होती है, हमारे सेंटेंस में ये कहाँ क्या काम करता है। तो जो नॉन लिविंग होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट होता है, और जो लिविंग होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। दोनों ऑब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपसे बात करती हूँ एक्यूजेटिव और डेटिव। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है इसके बारे में, और उसके बाद में इसके जो दो पार्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो तो मैंने आपको बता दिए। इसके दो पार्ट है, डेटिव और एक्यूजेटिव। इसके बारे में हम इसके साथ साथ बात करते हैं। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव केस क्या है ये बताती हूँ आपको। ऑब्जेक्टिव केस अफेक्टेड बाय द वर्ब, इसमें पूरा वर्ब का प्रभाव पड़ता है। व्हेन ए नाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, जब किसी सेंटेंस में नाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, जब किसी सेंटेंस में नाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, तब हम उसे ऑब्जेक्टिव केस का नाउन कहते हैं। रिपीट कर रही हूं, जब किसी सेंटेंस में जो नाउन है, नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पर्सन, प्लेस और थिंग। तो जब किसी सेंटेंस में नाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, इट मीन्स जो नाउन होता है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, तो उसे ऑब्जेक्ट केस का नाउन कहते हैं। और जब किसी सेंटेंस में जो कोई एक्शन होता है, यानी जो भी कोई काम होता है, जब किसी सेंटेंस में जो भी कोई काम होता है, इट मीन्स एक्शन होता है, तो उसको हम वर्ब कहते हैं। वही वर्ब यानी सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, वर्ब होती है जो काम किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट होता है कि जिसका सब्जेक्ट और वर्ब का पूरा इफेक्ट उसके ऊपर पड़ता है वो। तो जब कोई एक्शन होता है तो उसका हम वर्ब कहते हैं और उस एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। इट मीन्स कोई भी काम करता है तो वो काम कौन करता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट करने वाला होता है। कार्य हो कौन सा रहा होता है, वो वर्ब होती है, और इन दोनों का ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ये ऑब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है
कोई प्रोनाउन हो सकता है या कोई फ्रेज। अब ये जो पॉइंट है, एक बार ध्यान से वापस देखो, किसी भी सेंटेंस में नाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में जब काम करता है तब हम उसे ऑब्जेक्ट केस का नाउन कहते हैं। और जब किसी भी सेंटेंस में जो कोई एक्शन होता है, जो भी कोई काम होता है, तो उसको हम वर्ब कहते हैं। एक एक पॉइंट अलग अलग लिखा हुआ है इसमें, ध्यान से, उसको हम वर्ब कहते हैं। और उस एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है, और उस एक्शन का जिस पर पूरा का पूरा इफेक्ट पड़ता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और वर्ब किसे कहते हैं, ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको एक एक ऐसे पूरा का पूरा क्लियर कर दिया गया है। ऑब्जेक्ट कहते हैं, और ये ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट होता है, ये कोई नाउन भी हो सकता है, कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, या कोई फ्रेज हो सकती है। फ्रेज क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है और फ्रेज हो सकती है। अब नाउन भी जानते हो, प्रोनाउन भी जानते हो, अब ये फ्रेज क्या है, फ्रेज होता है कोई शब्दों का समूह, इट मीन्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज की डेफिनेशन, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज नीदर सब्जेक्ट, उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता और ना ही उसमें कोई वर्ब होती है। शब्दों को कोई ऐसा समूह जिसमें ना कोई सब्जेक्ट होता है और ना कोई वर्ब होता है, ये क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाती है। तो इतना तो हुआ हमारा। अब मैं आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझाती हूँ थोड़ा सा। इसमें राम राइट्स ए लेटर, राम सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है और ए लेटर ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस लेते हैं, रानी ब्रोक ए चेयर। रानी सब्जेक्ट है, ब्रोक इसमें वर्ब है, ब्रोक ब्रेक की पास्ट फॉर्म है। ए चेयर, ए चेयर क्या इसमें ऑब्जेक्ट है। इसमें ब्रोक का जो प्रभाव है, ब्रोक का जो इफेक्ट है, वो पूरा का पूरा इस चेयर पे पड़ता है कि टूटा क्या, चेयर। इसी तरह से पूरा जो इफेक्ट हो रहा है वो पूरा ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, वर्ब का। और ये तो हुआ इसका। फिर है कि सम ट्रांजिटिव वर्ब, सम ट्रांजिटिव वर्ब हैव टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी बात करी थी मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। तो कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी होती हैं जिसमें टू टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं, जिनको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। जैसे ही गेव राहुल ए बुक। अब अगर मैं ये लिखती हूँ, इतना ही लिखती हूँ कि ही गेव, तो क्या ये सेंटेंस पूरा नहीं है। तो ये किस पे डिपेंड है, आगे वाले पॉइंट पे। तो ही क्या है इसमें सब्जेक्ट है, गेव क्या है इसमें वर्ब है, राहुल ए बुक। अब पहले मैंने आपसे बात कर रही थी कि डबल ऑब्जेक्ट, अब इसी पॉइंट में डबल ऑब्जेक्ट बात हो रही है। राहुल क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिविंग, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो लिविंग होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है नॉन लिविंग होता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही, एक बार ध्यान से सुनो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही डेटिव केस कहा जाता है। डेटिव केस और एक्यूजेटिव केस ऑब्जेक्टिव टाइप की मैंने बात करी थी स्टार्टिंग में कि ऑब्जेक्ट जो है दो टाइप का होता है, डेटिव और एक्यूजेटिव। तो डेटिव केस कौन सा होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही डेटिव केस कहा जाता है। यहां पे मैंने ये लिखा लिविंग, लिविंग क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और नॉन लिविंग क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। आगे के बारे में बात करती हूं मैं। किसी भी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए, अब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, इसके लिए वर्ब के साथ क्वेश्चन किया जाता है। किसी भी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए अगर हम वर्ब के साथ हूं करके क्वेश्चन पुट अप करते हैं
तो जो आंसर मिलता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होता है। एक बार रिपीट कर रही हूं, किसी भी सेंटेंस में अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानना है तो उसमें जो वर्ब होती है उसके साथ वर्ब के साथ whom लगाकर अगर हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो जो आंसर मिलता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होता है। फॉर एग्जाम्पल, whom did he give a book? whom did he give a book? बुक किसने दी, किसको दी? उसने बुक किसको दी? तो जो आंसर आता है वह हमारा इनडायरेक्ट होता है। तो इसमें आंसर क्या मिलेगा? राहुल। राहुल को दी, तो राहुल यहां इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर हम फाइंड आउट करते हैं, पहले तो हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में फाइंड आउट करने के लिए हमें वर्ब के साथ whom करके क्वेश्चन पुटअप करते हैं, whom करके क्वेश्चन पुटअप करते हैं और जो आंसर मिलता है वही हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ क्या करें, कैसे बनाते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है तो हम वर्ब के साथ what लगाकर, वर्ब के साथ what करके क्वेश्चन पुटअप करेंगे और उसमें जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डिड ही गिव राहुल? व्हाट डिड ही गिव राहुल? तो आंसर हमारे को मिला बुक, तो बुक इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अब मैं बात करूंगी एक्यूजेटिव केस। तो इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये दोनों आपको समझ में आ गई। डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, लिविंग, नॉन लिविंग। लिविंग होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए वर्ब के साथ what लगा के हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं, आंसर जो आता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानना है तो उसे फाइंड आउट करना है तो हमें वर्ब के साथ whom लगाकर क्वेश्चन पुटअप करते हैं, तो उसमें जो हमारा आंसर आता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अगला पॉइंट होगा हमारा एक्यूजेटिव केस नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।